बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि पंजाब के इलेक्शन नहीं, मुल्क भर में इंतखाबात एक रोज़ कराने के लिए वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की अहम तरीन और तेज़ तरीन समाअत हुई है। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल के दरमियान इंतहाई दिलचस्प दलाइल भी और मुकालमा भी हुआ। समाअत के आगाज़ और फिर काफ़ी देर तक चीफ जस्टिस और जजेस के रिमार्क से ऐसा लग रहा था कि 3 रुकनी बेंच 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने वाला। और फिर समाअत के आखिरी लम्हात चीफ जस्टिस ने यू टर्न ले लिया। अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ पर वो वाह वाह करते हुए नजर आए। हुकूमत की तजावीज़ को मुस्बत करार दिया जाने लगा और चीफ जस्टिस ने वो रास्ता देना शुरू कर दिया जो कल रात से एक्सक्लूसिवली मैं आपके सामने रख चुका हूं कि चीफ के चैम्बर में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने चीफ को क्या ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने हसास चीफ को आइन पर अमलदारी का दर्स भी दिया, लेकिन साथ ही वजारत दिफा के ज़रिए एक दरख्वास्त देने का मशवरा दिया और उन्हें रास्ता भी दिखा दिया कि जनाब ऐसे करेंगे और ऐसे होगा और आप एक दरख्वास्त देंगे, हम फौरी तौर पर उसे समाअत के लिए मंजूर करेंगे, समाअत शुरू कर देंगे और शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी तेज़ तरीन समाअत के तौर पर जानी जाए, क्योंकि इतनी जल्दी समाअत मुकर्रर की जाती है दरख्वास्त के ऊपर और फिर समाअत शुरू भी हुई। और फिर आज ऐसा ही हुआ, दरख्वास्त को तेज़ी से मुकर्रर किया, तेज़ी से सुना और तेज़ी से निपटाते हुए इंतखाबात एक रोज़ कराने का रास्ता दिखा दिया गया है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि आज की समाअत पर तबसरे से पहले अदालत में क्या कुछ हुआ, दलाइल किसकी तरफ से किस किस्म के आए, चीफ जस्टिस ने अपने जो क्लोजिंग रिमार्क्स थे वो क्या कहे और फिर ये पूरे का पूरा खेल क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ कैसे लेकर गया, इसकी पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हुए कि अटॉर्नी साहब, क्या ये केस बहुत तवील तो नहीं हो गया? अटॉर्नी जनरल, आपने बहुत सी रिपोर्ट्स फाइल कर दी। अटॉर्नी जनरल बगैर जवाब देते हुए मुस्कुरा दिए। चीफ जस्टिस फिर बोले, अल्लाह हमें सही फैसलों की हिम्मत दे और नेक लोगों में शामिल करे। ये अल्फाज थे जिससे आज इस समाअत का बाकायदा आगाज हुआ। जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे लोगों में याद किया जाए। चीफ जस्टिस ने फिर अटॉर्नी जनरल पर तंजिया मुस्कुराते हुए कहा कि हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दे दिया या नहीं, ये सवाल था जो पूछा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। साथ ही चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़कर अदालत में सुनाए और थोड़े वक्फे के बाद फिर चीफ जस्टिस ये बोलते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब बताएं वजारत खजाना की रिपोर्ट पे क्या है। अदालत से कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन इसके बरक्स मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। आपके सामने ये हकाइक मुतादिद दफ़ा मैंने रखे कि सप्लीमेंट्री बिल की मद में पार्लियामेंट को ये मामला भिजवाया गया, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से भी किया गया। चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि इलेक्शन के लिए ऐसा होता है या आम इंतखाबात के लिए भी ऐसा होता है कि आपने जो पैसे जो मुख्तस किए जाते हैं, जो रिलीज़ करने हों, क्या वो मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाता है, पार्लियामेंट को रेफ़र कर दिया जाता है? इसका जवाब अटॉर्नी जनरल साहब इन अल्फाज में देते हैं कि सर, कायमा कमेटी ने हुकूमत को हदायत जारी की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ये बोले कि कायमा कमेटी में तो हुकूमत की अक्सरियत मौजूद है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? यानी एक हुकूमत आपकी, कायमा कमेटी भी आपकी, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखा, तो लिहाजा अक्सरियत भी आपकी है, तो आपकी अपनी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को, एग्जीक्यूटिव को कैसे मना कर सकती है? जस्टिस मुनीब ने तवज्जो दिलाई कि वज़ीर-ए-आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होती है, याद रखें, और ये अक्सरियत लाजमी होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी ही होती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा गया। जस्टिस मुनीब ने अटॉर्नी जनरल को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास करा सकती है, चूंकि वो रेफर कर रहे थे कि इसी असम्बली में करारदादें पास की गई कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल बस इतना कह सके कि ग्रांट के बाद मंजूरी लेना रिस्की था। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब,
जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है, लिहाजा सीधी सीधी बात करें। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साल भी इलेक्शन हुए थे, आपको याद है। इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि माजी से अब सूरत हाल ज्यादा खराब हो गई? मुल्क में दहशतगर्दी और दीगर जो अमूर रिपोर्ट्स की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे गए, इन तमाम रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया। इसी दौरान जस्टिस मुनीब ने अटॉर्नी जनरल को एहसास दिलाते हुए यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला ज्यादा संगीन नौयत का है। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस मुनीब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। क्या अब हमारा नुक्ता समझ चुके? चीफ जस्टिस ने मजीद ये कहा कि वजारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। इससे पहले इंतजामी अमूर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई नज़ीर मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की बातों पर एतराज उठाते हुए यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। ये मौकिफ है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपनी रिपोर्ट में पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के जवाब पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात ने जन्म ले लिया है। 2013 में भी दहशतगर्दी थी, लेकिन मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए। दहशतगर्दी 1992 से जारी है। 2008 में भी हालात इसी तरह के थे, यानी हर रोज धमाके होते। कौन गारंटी देगा कि अक्टूबर में तमाम हालात साजगार हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे और आप इन हालात के अंदर इंतखाबात करवा सकते हैं? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती, याद रखिएगा। हमें 3-4 के तनासुब और बेंच छोटा बड़ा करने की बातें भी बताई गई कि जनाब फुल कोर्ट सुने। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि हमें 27 मार्च से मैथमेटिक्स में उलझाया गया। इलेक्शन से मुतल्लिक 27 मार्च से समाअत शुरू हुई, लेकिन फिलहाल हम गैर मामूली हालात पर नहीं जाना चाहते। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज अंजाम दिए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद जवाब पेश करते हुए कहा कि हम बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इलेक्शन होते हुए देख चुके। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने पर इलेक्शन कराने का कहा। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाब भी तो होने ही थे। जस्टिस मुनीब ने अटॉर्नी जनरल को याद दिलाया कि अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहरील हो चुकी होती। इसी दौरान चीफ जस्टिस का मूड तब्दील हो गया। याद रखें, ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से हालात बदल गए और खुशगवार मूड होता गया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न इख्तियार कर गए, जिसका जिक्र प्रोग्राम के शुरू में मैंने किया। और फिर आपको बताएं कि फिर चीफ जस्टिस ने इशारों में हकीकत से आगाह करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपके तवज्जुह से हमें डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी। डीजी आईएसआई और सेक्रेटरी दिफा भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। जब केस चल रहा था तो कोई ब्रीफिंग देने को नहीं आया और सब ने फैसले का इंतजार किया और फिर ब्रीफिंग देने के लिए सब हाजिर हो गई इस अदालत के अंदर। जस्टिस मुनीब भी नरम लहजे में मुखातिब करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जस्टिस मुनीब ने मजीद इस्तफसार किया कि 245 आर्टिकल के तहत फौज सिविल हुकूमत की मदद को आती है। क्या 2018 के इंतखाबात में बुनियादी हकूक मुअत्तल थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि आर्टिकल 245 के तहत बुनियादी हकूक मुअत्तल होते हैं। इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ने अचानक बेंच से मुखातिब होते हुए बोले, सियासतदानों से मुशावरत अगर तलब कर ली जाए तो ये दुरुस्त होगा, और उन्होंने मुशावरत के लिए एक मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस जो बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल की इस बात के इंतजार में थे, फ़कत इतना ही बोले कि अटॉर्नी जनरल साहब, लेकिन 14 मई करीब आ चुका। अटॉर्नी जनरल ने चीफ के लिए आसानी पैदा करते हुए कहा कि सर, कल बिलावल भुट्टो से यानी बिलावल जरदारी से और आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस ने बात बढ़ाने के लिए इतना कहा कि अब केस का फैसला आ चुका, अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब हमें आगे बढ़ना होगा। फिर चीफ जस्टिस खुद ही इस मुद्दे पर आ गए और कहने लगे कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत लचक दिखा सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ खड़ी है। और अटॉर्नी जनरल ने भी चीफ को फौरी ऐसे जवाब दिया जैसे पहले से ही सब कुछ तयशुदा था और सिर्फ यानी जो सेरेमनी हुई अदालत के अंदर नई तारीख के हवाले से, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी की जा रही थी। और फिर यही जवाब आया कि जी चीफ साहब,
جو پیغام آپ دینا چاہ رہے تھے میں سمجھ چکا ہوں، یعنی جو کل ہماری بات ہوئی اور جس طرح سے مجھے بریف کیا گیا ہم حاضر ہیں۔ آپ نے مدعا جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹیں گی تو ہمیں بھائی کوئی اعتراض نہیں ہے، جا کر آئین کا جو تم نے حلیہ بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ یعنی عدالت نے اپنا مدعا جو ہے اور ملبہ سارے کا سارا سیاسی جماعتوں میں ڈال دیا۔ چیف جسٹس صاحب ایک روز پہلے کا طے شدہ پلان چھپا نہ سکے اور کہنے لگے کہ ہمیں ڈی جیز کی بریفنگ سے پتہ چلا کہ حالات کتنے خراب ہیں اور اصل صورتحال اس وقت پورے ملک میں کیا ہے۔ چیف جسٹس نے پھر خود ہی لقمہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کی تجویز ہے کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں۔ چیف جسٹس نے مزید سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ کچھ نہیں ہو سکتا، تمام جماعتوں کو دل بڑا کرنا ہوگا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بھی پیغام دیا گیا کہ صرف آپ نے سڑکوں پر نہیں آنا، آپ مذاکرات کی میز پر آئیں اور بیٹھ کر معاملات کا حل تلاش کریں۔ چیف جسٹس کے منہ سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب پہلے یہ نکتہ کیوں نہیں اٹھایا، کس نے آپ کو روکا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر مل کر تاریخ طے کر لیں تو شاید ہم بھی اپنے فیصلے میں لچک دکھا سکتے ہیں۔ آپ کو ویورز یاد رکھنا چاہیے چونکہ آگے جو باتیں ہیں عدالت کے اندر ہوئی، یہ سب کچھ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا جو 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں، آئین کو پامال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب عدالت کی رہنمائی میں اور عدالت کی سرپرستی میں آئین پاکستان کو توڑا جائے گا۔ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ وہ تمام جماعتیں جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ 90 دن سے باہر جانا چاہتی ہے اور صرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 90 دن میں انتخابات چاہتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے موقف کیا ہے، کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو مانے گی یا پھر سڑکوں پر آ جائے گی اس بینچ کے خلاف بھی۔ آپ کو بتا دیں کہ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کی مدد کرتے ہوئے مزید یہ کہا کہ جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتیں سیاسی طریقے سے مسئلے کا حل چاہتی ہیں۔ چیف جسٹس کچھ نیوٹرل ہوتے ہوئے یہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو اکتوبر کی ضد نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی پیغام دیا اور دیگر جماعتوں کو بھی۔ چیف جسٹس ساتھ ہی یہ بولے کہ حکومت نے پہلی بار مثبت بات کی ہے کہ ہم مل کر کوئی تاریخ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 4-3 کی ایک گردان آپ سن رہے تھے جس کا حوالہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو آج ہی نوٹسز کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی چیف جسٹس نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل 11:30 بجے تک جواب طلب کر لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ عدلیہ کی تعطیلات کے بعد یہ کیس بہت جلد سنیں گے۔ ویورز، بظاہر یہ لگتا ہے کہ 2 روز پہلے چیف جسٹس کے چیمبر میں جرنیلوں کے ساتھ جو سماعت ہوئی تھی اسے آج کورٹ روم میں پیش کر دیا گیا، یعنی اسے پبلک کر دیا گیا، اور کسی ایک ایسے عمل کو جو 90 روز سے باہر ہے، کسے آئینی کپڑے پہنانے ہیں، یہ کام آج عدالت کی سرپرستی میں کیا گیا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس اہم ترین سماعت کے پیش رفت کے بعد کئی سوالات نے جنم لے لیا ہے۔ کیا سماعت کے دوران ہی چیف جسٹس کی طرف سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کو فیصلے سے پہلے ہی فیصلہ تصور کیا جائے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ 3 رکنی بینچ کا پہلے دیا گیا فیصلہ کالعدم ہو چکا؟ کیا سیاستدانوں میں صلح کرانا، مفاہمت پیدا کرنا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے؟ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب وزارت دفاع کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی یہ ان کا استحقاق نہیں ہے، یعنی اس میں کہا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ آگے لے جائیں، یہ ان کا کام نہیں تھا، آپ سچویشن جو ہے سیکیورٹی کی اس کے حوالے سے عدالت کو بریف کریں، لیکن باقاعدہ تاریخ جو ہے وہ پرپوز کی گئی۔ کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کی بار بار حکم عدولی کو فراموش کر چکی؟ کیا آنے والی کوئی بھی حکومت عدالتوں کے فیصلوں کو اگر مسترد کرتی ہے تو کیا اسے بطور پریسیڈنٹ ان تمام فیصلوں کو مسترد کیا جائے؟ کیونکہ کل کو پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی ہے نا کہ جناب ہم عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ اور پاکستان کی کسی بھی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ کیا 90 دن کا آئینی تقاضا پورا نہ کرنے سے وہ تمام آئینی شکیں اور وہ تمام عدالتی دلائل اپنی حیثیت کھو چکے، اور کیا آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی اسی طرح پاکستان میں؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ کیا چیف جسٹس کے بینچ کی سماعت کے دوران ڈی جی ملٹری آپریشنز اور ڈی جی ISI کی
जिस ब्रीफिंग का हवाला दिया गया, क्या चीफ जस्टिस इस ब्रीफिंग के तनाजुर में फैसला देते जा रहे हैं? ये भी एक बुनियादी सवाल है। क्या इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है? और क्या अगर इंतखाबात के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात का ऑप्शन कबूल ना किया गया तो क्या चीफ जस्टिस अपने पुराने फैसले पर कायम रहेंगे? क्योंकि इस पूरे फैसले में जो खैर मकदम किया गया वो पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से किया गया है। लेकिन याद रखें, क्या मुज़ाकरात सिर्फ पीडीएम की जमातों के दरमियान होंगे कि एक कंसेंसस पैदा किया जाए तारीख के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुज़ाकरात के अमल में शामिल होगी? ये बुनियादी सवाल है। और फिर क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि चीफ जस्टिस अपनी समाअत में अक्टूबर से थोड़ा पहले और एक रोज़ इंतखाबात कराने का इशारा देकर आइन से रूगर्दानी कर चुके? और सबसे अहम तरीन सवाल, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर अपने आइनी मौक़िफ़ और आइनी दावे से दस्तबरदार हो जाएगी? और फिर इससे भी ज़्यादा अहम तरीन सवाल कि अगर चीफ जस्टिस साहब इस्टेब्लिशमेंट की ब्रीफिंग को बुनियाद बनाकर इलेक्शन ताख़ीर से करने की इजाज़त देते हैं तो क्या ये बात मान ली जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना न्यूट्रल स्टेटस छोड़ दिया और सियासत में ताहाल फरीक बन चुकी? और फरीक पहले दिन से है जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई, और जो बार बार वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो चुके, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। इस ब्रीफिंग के ऊपर रिलाई किया जा रहा है उन इंतखाबात के हवाले से और उन इंतखाबात की तारीख को आगे ले जाने के हवाले से जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का इस्तेहकाक नहीं है, क्योंकि हवाला दिया गया जनाब इलेक्शन की सूरत हाल जो ब्रीफ की गई, हमें इससे पहले ये ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई? व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा। आज वीडियो थोड़ी सी ताख़ीर से आप तक पहुंची है, उसकी कुछ वजूहात थी। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल से हम अपने वक्त पर वीडियो जो करेंगे और जो हक़ाइक़ हैं वो इसी तरह आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।